एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं अपनी ज़िंदगी की ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैंने अपनी पढ़ाई 10वीं तक की थी। आगे की पढ़ाई मैंने घर की समस्याओं की वजह से ना कर पाई और आधी अधूरी पढ़ाई मेरी ज़िंदगी को ले डूबी। मैं घर बैठे बोर होती थी और यूट्यूब और सोशल मीडिया पर वीडियो और फिल्में देखा करती थी, जिसका परिणाम मेरे साथ बहुत ही बुरा हुआ। ये कहानी आप पूरा ज़रूर सुने, क्या पता ये कहानी आपकी बहुत काम आ सकती है और आपकी ज़िंदगी बचाने में कामयाब भी हो सकती है। यूट्यूब पर वीडियो देखते अचानक से मैं चौंक गई थी, क्योंकि मेरे सामने जो वीडियो आई थी उस पर लिखा हुआ था, पति को अपना गुलाम बनाना है तो उसे एक घोड़े की नाल की तावीज़ खिलाई जाए और पिलाए जाए, पति एकदम जवान और पत्नी का गुलाम बन जाएगा। मैंने जब ये पढ़ा तो हंसी आ गई थी। अभी तो मेरी शादी नहीं हुई थी, लेकिन जब मैं पति वाली हो जाऊंगी तो पति को अपना बनाने के लिए ये टोटका ज़रूर आजमाऊंगी। अभी वीडियो में अपने फ़ोन पर चला ही रही थी, मुझे वरुण की कॉल आ गई थी। वे कहने लगा, नताशा मैं तुम्हारा दीवाना हूँ, मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ। वरुण की बातें सुनकर मेरे दिमाग में आया कि वरुण तो वैसे ही मुझसे मोहब्बत करता है, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है उटपटांग टोटके करने की। मगर मैं कहाँ जानती थी यही टोटका मेरी ज़िंदगी का बवाल बन जाएगा। खैर, तभी हमारे घर के दरवाजे पर किसी की आने की आहट हुई। जब दरवाज़ा खोलकर देखा तो वहाँ मेरी माँ थी, मगर दिन के 12 बजे उनकी वापसी का टाइम नहीं होता था। मेरी मम्मी लोगों के घरों में काम करती थी और शाम गए ही वापस लौटती थी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने ही मम्मी खड़ी थी। उनके चेहरे पर बड़ी खुशी नज़र आ रही थी। उन्होंने आगे बढ़कर मेरा माथा चूम लिया और कहने लगी, मुबारक हो, तुम्हारी लॉटरी लग गई है। मैं हैरान हुई और बोली, मम्मी हमने लॉटरी खरीदी ही कब थी। मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अपने साथ कमरे में ले गई थी। बोली, मेरी बात गौर से सुनो, मैं सेठ मनीराम के घर काम करती हूँ ना, वहीं जो करोड़पति है, मगर उनकी जायदाद का कोई वारिस नहीं है। उनका एक ही बेटा है, वह भी पागल है। मैंने सर हिला दिया और बोली, हाँ हाँ मुझे पता है मम्मी। कहने लगी, उस पागल लड़के का रिश्ता आया है तुम्हारे लिए। उसने तुझसे कुछ लेना है न देना है। हमने अपनी दुनिया में मगन रहेगा, दिन में 1 घंटा उसकी दुल्हन बनने का नाटक कर लेना। मम्मी की बातें सुनकर मैं दंग रह गई और बोली, ये आप क्या कह रही हैं? मैं कैसे एक पागल लड़के के साथ शादी करूंगी? मेरे भी कुछ सपने हैं। मम्मी बोली, मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम्हारी शादी होगी तो उसी से होगी। इतना कहकर मम्मी अपने कमरे में चली गई थी, जबकि मैं तो अपना सर दोनों हाथों में गिराकर ज़मीन पर बैठ गई थी। मैं वरुण से मोहब्बत करती थी, मैं तो किसी और से शादी करने का सोच भी नहीं सकती थी। मुझे इस बात का भी पता था कि मेरी मम्मी पैसे के लालच में ये सब कर रही थी। जब से पापा का देहांत हुआ था, हमने इतनी गरीबी देखी थी कि हमें 2-2 दिन भूखे भी रहने पड़े थे। इसलिए अब मम्मी को पैसों की अहमियत का पता हो गया था। उन्होंने मुझे शुरू से ही समझा रखा था कि मेरी शादी किसी बहुत ही अमीर घर में करेंगी। अब तो करोड़पति लड़के का रिश्ता आ गया था मेरे लिए। अब तो मम्मी मेरी एक बात भी सुनने वाली नहीं थी, फिर चाहे वह लड़का पागल ही क्यों न था। उन्हें बस पैसों से मतलब था। मैंने मम्मी को ब्लैकमेल करने का सोचा था। मैंने उनके कमरे को अंदर से कुंडी लगाकर बंद कर लिया था। मैंने सोचा कि मम्मी को जब पता होगा कि मैंने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया है तो वह घबरा जाएंगी। लेकिन ये भी मेरा सिर्फ ख्याल ही था। मुझे कमरे में बैठे बैठे 2 घंटे बीत गए थे, मगर मम्मी ने पलट कर मेरी खबर नहीं ली थी। मैं अब बोर हो चुकी थी, क्योंकि मेरा मोबाइल भी बाहर चारपाई पर ही पड़ा रह गया था। अब मैं उठकर खड़ी हो गई और मम्मी की चीज़ उलट पुलट कर देखने लगी थी। मम्मी के कमरे में एक पुराना सा ट्रंक रखा हुआ था, उसमें पापा की बहुत सारी चीज़ें और यादें संभाल कर रखी हुई थी। मैं वह ट्रंक खोलकर अपने पापा की तस्वीर देखने लगी। यूं ही चीज़ देखते देखते मेरे हाथ में एक पुड़िया लग गई थी। उसके ऊपर एक घोड़े की तस्वीर बना हुआ था। मैं चौंक गई थी। मैंने उसको उलट पुलट कर देखा तो उसमें लिखा हुआ था, घोड़े की ताकत की तरह ये तावीज़ काम करेगा। मेरा दिमाग एकदम से तेज तेज चलने लगा था। मम्मी मुझे अक्सर बताया करती थी कि पापा उनसे बहुत मोहब्बत करते थे, तो फिर क्या उस मोहब्बत के पीछे भी घोड़े की नाल वाला टोटका ही छुपा हुआ था? मैं अभी सोच में डूबी हुई थी। मम्मी के कमरे में दरवाजे में किसी की आने की आहट हुई। मम्मी कहने लगी, नताशा दरवाज़ा खोलो। मैंने वह पुड़िया ट्रंक में कपड़ों के नीचे छुपा दी और दरवाज़ा खोल दिया था। मम्मी कमरे में आई, कहने लगी, तुमने वह ट्रंक क्यों खोला है? मैं बोली, मम्मी मुझे पापा की बहुत याद आ रही थी, इसलिए उनकी तस्वीर देख रही थी। आप मुझे बताइए ना, आपके साथ पापा का व्यवहार कैसा था? अब मैं अपने असल मकसद पर आई थी। मैं देखना चाहती थी क्या घोड़े की नाल वाला तावीज़ का टोटका सच्चा है या नहीं। मम्मी की आंखों में नमी आ गई थी। वह कहने लगी, बेटा तुम्हारा बाप बहुत ही अच्छा आदमी था,
वह मुझ पर जान छिड़कता था। वह मुझसे इस तरह मोहब्बत करता था, मैं शब्दों में नहीं बता सकती। उसने मेरी हर ज़रूरत को पूरी की। मुझे सर आंखों पर बिठाकर रखा। राजेश तो मेरी आंखों से ही दुनिया देखता था। मैं कह देती कि दिन है तो मान लेता कि हाँ दिन है। मैं रात बोलती तो वह दिन को भी रात कहने लगता। बोली, मम्मी इस तरह मोहब्बत की वजह क्या थी? मेरी बात सुनकर मम्मी हंसी थी। बोली, मेरे पास एक टोटका था, उससे मेरा पति मेरा गुलाम बन गया था। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो मैं तुम्हें वह टोटका बता दूंगी। मैंने सर हिला दिया। मम्मी गले लगकर रोने लगी और बोली, मम्मी आपने मेरे बाप के साथ बहुत अच्छा टाइम बिताया, मगर मेरी किस्मत में आपकी मोहब्बत नहीं आई। अब आप क्या चाहती हैं कि मैं पति की मोहब्बत को भी तरसती रहूं? हे भगवान, मेरे साथ इस तरह जुल्म मत करो। मुझे ज़िंदगी में कोई सच्ची खुशी तो महसूस करने दीजिए। मम्मी बोली, नताशा पैसे से बड़ी खुशी कोई नहीं है। मैं बोली, मैं पैसे के बगैर रह लूँगी। मम्मी मेरे सारे दलीलों को रोक रही थी। तब मैंने अपना पैतरा बदला था। मैं बोली, मम्मी मुझे पागल आदमी से शादी करने से बहुत डर लगता है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि अगर मेरी शादी हो जाएगी तो वो मुझे मार देगा। फिर मैंने पैसों का क्या करना है? मम्मी मेरी बात सुनकर चुप हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने उन्हें अपनी बातों से घायल कर चुकी हूँ। मैं अपने कमरे में आ गई और वरुण को फ़ोन मिलाया और कहा कि मम्मी मेरी शादी कर देना चाहती हैं, तुम मेरा रिश्ता जल्दी से लेकर आओ। कहने लगा कि अभी मैं तुमसे शादी कैसे करूं? तुम भी तो समझा करो, अभी मेरी 100 मजबूरियां हैं। तुम अपनी मम्मी को समझाओ बुझाओ। वरुण की बातें सुनकर मुझे गुस्सा आ गया था। मैंने फ़ोन काट दिया। मेरे दिमाग में यही बात आ रही थी, वरुण मुझसे इतना मोहब्बत करे कि मुझे खोने से डरे। उसको मुझसे प्यार हो, लेकिन अभी तो अगर मेरी शादी किसी और से हो गई तो भी उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं वरुण को अपने प्यार में पागल कर देना चाहती थी। अब मेरी सोच बार बार घोड़े की तावीज़ पर ही जा रही थी। मैंने सोचा, अगर किसी तरह मैं उस घोड़े की तावीज़ वरुण को खिलाने में कामयाब हो गई तो मेरे खातिर मर मिटने को तैयार भी हो जाएगा। ये दवा सच में असर करती है, उसका सबूत तो मुझे आज मम्मी की बातों से मिल ही गया था। उन्होंने मुझे बता दिया था कि वे कोई टोटका करती थी जिससे पापा उनके लिए दीवाने रहते थे। उन्हें वह टोटका तो मुझे नहीं बताया था, मगर मुझे तो पता था कि वे घोड़े की तावीज़ की ही बात कर रही थी। अगले दिन मम्मी काम पर जाने लगी तो बोली, नताशा मैं तुम्हारी जिद के आगे हार गई हूँ। आज मैं सेठ मनीराम को शादी के लिए मना कर दूंगी। तुमने अमीर होने का बहुत आसान मौका हाथ से गंवा दिया। इतना कहकर मम्मी बाहर चली गई थी। मैंने सोचा कि आज मैं वरुण को घर बुलाती हूँ और उसे वही घोड़े की तावीज़ चाय में डालकर पिला दूंगी। फिर वो मेरी हर बात मानेगा, मेरे लिए रिश्ता लेकर आएगा। मैं वरुण की मोहब्बत में पागल और दीवानी हो चुकी थी। वह जैसा कहता वैसा ही करती थी। मैं चाहती थी कि दिन से रात ना हो और वरुण की हो जाऊं, मगर वह शादी से कतरा रहा था। खैर मैंने जल्दी से अपना मोबाइल उठाया और वरुण को कॉल करके घर आने को कह दिया था। मेरी बात सुनकर वो बहुत खुश हो गया था। वह कहने लगा, इस दिन का तो मैं बड़ी बेसब्री से इंतजार सदियों से कर रहा था। तो मैं पहले भी 100 बार कह चुका हूँ कि फ़ोन पर बात करके मेरे दिल को तसल्ली नहीं मिलती। मैं तुम्हारे सामने बैठकर अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहता हूँ। उसकी बातें सुनकर तो मैं फूले नहीं समा रही थी। फ़ोन बंद करके मैं जल्दी से उठी और मम्मी के कमरे में चली गई थी। मैंने मम्मी के ट्रंक को दोबारा खोला था और घोड़े की ताबीज़ निकाल ली थी। मेरे हाथ काँप रहे थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे ये सब करना भी चाहिए या नहीं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए हर हद तक जाऊंगी। थोड़ी देर में दरवाजे पर किसी की आने की आहट हुई। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया। सामने वरुण खड़ा था। उसके चेहरे पर खुशी नज़र आ रही थी। मैंने जल्दी से सड़क पर इधर उधर नज़र दौड़ाया और कोई वरुण को मेरे घर में दाखिल होते हुए देख ना ले। फिर मैंने सड़क को खाली देखकर वरुण का हाथ पकड़कर उसे घर में खींच लिया था। वह खुश हो रहा था। कहने लगा, शादी के बाद जब मैं घर आया करूँगा तो तुम मेरा ख्याल कैसे रखा करोगी? मैं बोली, वरुण मुझे तो लगता है हमारी शादी होगी ही नहीं। मम्मी मेरे लिए रिश्ता देखती फिर रही हैं और तुम मेरे लिए रिश्ता लाओ ताकि हम दोनों की शादी हो जाए। मगर वरुण ने मेरे मुंह पर हाथ रखा और बोला, आज के दिन मैं तुम्हारे मुंह से कोई उल्टी सीधी बात नहीं सुनूं। आज मैं बस अपनी मोहब्बत का इजहार करूँगा। मैं बोली, ठीक है, तुम तसल्ली से मुझे अपनी बातें बताना, मगर मैं पहले तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। तो वरुण कहने लगा, नहीं, मुझे कोई चाय नहीं पीनी। तुम किसी तरह की तकलीफ़ में मत डालो। वरुण की बात सुनकर मैं परेशान हो गई थी। मैंने उसे जिस मकसद के लिए बुलाया था वह अभी तक पूरा नहीं हो पाया था। तभी दोबारा घर के दरवाजे पर किसी की आने की आहट हुई थी। अब तो मेरी जान पर बनाई थी। मैं बहुत डर गई थी कि इस टाइम घर में कौन आ गया। अगर कोई वरुण को मेरे घर में देख लेता तो बहुत बदनामी हो जाती। मैं तो डर से कांपने लगी थी। तब वरुण ने मुझे सहारा दिया और बोला, मैं कमरे में जाकर छुप जाता हूँ, तुम जाकर दरवाज़ा खोल दो। किसी को भी मेरी मौजूदगी का एहसास नहीं होगा।
मैं घबरा रही थी मगर फिर वरुण की बात मान ली। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने मम्मी खड़ी थी और उनके साथ सेठ मनीराम भी खड़ा था। सेठ मनीराम को पहले भी कई बार देख चुकी थी। जब मम्मी के साथ उसके बंगले में जाती थी तो सेठ मनीराम पर मेरी नज़र पड़ जाती थी। मैंने उनको अंदर आने का रास्ता दिया था। मम्मी बोली, सेठ मनीराम के लिए चाय बना लो। मैं चाय बनाने किचन में गई मगर मेरी जान तो वरुण में ही अटकी हुई थी। कहीं मम्मी को पता ना हो जाए कि वरुण यहाँ मौजूद है। मम्मी मेरे पीछे ही किचन में आ गई थी। वह कहने लगी, चाय ना बनाओ, सेठ वापस जा रहे हैं, मैं उसे दरवाजे तक छोड़कर आती हूँ। मम्मी किचन से बाहर निकली तो मैं घोड़े वाली ताबीज़ छुपा कर रखती थी। मैंने दबे कदमों से कमरे में आ गई जहाँ वरुण छुपा हुआ था, मगर वह कमरा खाली था। न जाने वह कैसे नज़र बचाकर फरार होने में कामयाब हो गया था। मम्मी भी अब वापस जा चुकी थी। मम्मी कहने लगी, सेठ मनीराम कैसा लगा तुझे? मैं बोली, जैसे अमीर लोग होते हैं वैसा ही है, घमंडी सा। मम्मी बोली, उसने तुझे एक ही नज़र में पसंद कर लिया और वह तुझसे शादी करना चाहता है। मम्मी की बात सुनकर मेरे दिमाग की बत्तियां बुझकर रह गया था। मैं बोली, आपको क्या हो गया है? कभी आप सेठ के पागल बेटे का रिश्ता लेकर आती हैं तो कभी सेठ मनीराम बुढ़े की। आपको मेरी उम्र याद है ना? मैं अभी 20 साल की हूँ, उसके साथ जचूंगी नहीं। मम्मी कहने लगी, पागल मत बनो, अब ये रिश्ता मत गवा देना हाथ से। तुम्हें क्या लगता है वह उम्र भर तुम्हारे सर पर सवार रहेगा? 60 साल के बाद तो वैसे भी किसी की उम्र का कोई भरोसा नहीं होता। आज है कल नहीं होगा, क्या पता शादी के रात ही मर जाए और उसकी सारी जायदाद तुम्हारी हो जाएगी। फिर मैं तुम्हारी शादी तुम्हारे पसंद के लड़के से करवा दूंगी। मैं मम्मी की बातें सुनकर बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुई थी और कमरे से बाहर निकल गई थी। मैं अपने कमरे में गई तो देखा वरुण की कॉल आ रही थी। मैंने फ़ोन अटेंड किया। बोला, नताशा, तुम्हें पता है क्या आज तुम्हारे घर में सोने के अंडे देने वाली मुर्गी आई थी? सेठ मनीराम कितना बड़ा नाम है उसका, तुम्हें उस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती। अगर मुझे आज सेठ की कंपनी में नौकरी मिल जाए तो कल मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ। उसके साथ जो काम करता है उसकी नस्ल संवर जाती है। आज जब मैं तुम्हारे कमरे में छुपा हुआ था तब मैं तुम्हारी मम्मी और सेठ मनीराम की बातें सुन ली थी। मुझे पता हो गया है कि वो तुमसे शादी करना चाहता है, इसलिए तुम्हारे घर आया था। तुम मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम इस रिश्ते से मना नहीं करोगी। तुम सेठ मनीराम से शादी करके उसकी सारी जायदाद हथिया लोगी। उसके बाद वह मर जाएगा और मैं तुमसे शादी कर लूँगा। हमारे पास दुनिया की वो हर चीज़ होगी। दौलत से हर चीज़ खरीदी जा सकती है, यहाँ तक कि खुशी भी। मैं बोली, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम अपनी मोहब्बत को खुद गंवा रहे हो। वरुण बोला कि मैं तुम्हें गंवा नहीं रहा, बल्कि मैं तुम्हें ज़िंदगी का बहुत अच्छा सबक पढ़ा रहा हूँ। मैं किसी हाल में तुम्हारे हाथ से ये सुनहरी मौका नहीं जाने दूंगा। मैं बोली, वरुण, मैं तुम्हारे अलावा किसी दूसरे आदमी को अपनी ज़िंदगी में बर्दाश्त नहीं कर सकती। वरुण बोला कि चलो ठीक है, तुम ना करो शादी सेठ से। आज के बाद मैं भी तुम्हें कभी नहीं फ़ोन करूँगा। हाँ, मेरा और तुम्हारा साथ बस यहीं तक था। इतना कहकर वरुण ने फ़ोन काट दिया था। मैं उस टाइम बहुत परेशानी में पहुँच गई थी। कोई भी मेरा साथ नहीं दे रहा था। आखिरकार मैंने अपनी मोहब्बत से मजबूर होकर वरुण की बात मान ली और सेठ मनीराम के साथ शादी कर ली थी। मुझे तो यही लगा था वो मुझे हासिल करके खुशी से फूले नहीं समाएगा, मगर उसके चेहरे पर तो हल्की सी भी मुस्कुराहट मुझे नज़र नहीं आ रही थी। मेरी विदाई हो गई और मैं उस बंगले की मालकिन बन गई जिसमें मेरी माँ काम करती थी। मैं जहाज साइज बेड पर बैठी अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। वो बूढ़ा आदमी चलता हुआ मेरे पास आकर बैठ गया। बोला, नताशा, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत कम उम्र की लड़की हो। हम दोनों का ये रिश्ता बिल्कुल ही अच्छा सा नहीं लगा। तुम अभी बच्ची हो और मैं अपनी ज़िंदगी बिता चुका हूँ, लेकिन देखो, इस सब के बावजूद भी तुम आज मेरी पत्नी बनकर मेरे सामने बैठी हो। ये सब पैसों से मुमकिन हुआ है। अगर मेरे पास पैसा ना होता तो क्या तुम्हारा रिश्ता मुझे मिल जाता? बिल्कुल नहीं। मैं उसकी बातें सुनकर हैरान हो गई थी। उसने मेरे सामने एक कागज़ रख दिया था। मैं बोली, ये क्या है? वह कहने लगा, जब तक हम दोनों के बीच मोहब्बत का रिश्ता नहीं होगा मेरी जायदाद तुम्हें नहीं मिलेगी। जब तुम मुझे अपनी तरफ खींचने में कामयाब हो गई तो मैं उस कागज़ पर साइन कर दूंगा, तुम्हें मेरी जायदाद मिल जाएगी। अब मैं अपने कमरे में सोने जा रहा हूँ। सेठ मनीराम मुझे हैरानी में डालकर दूसरे कमरे में चला गया था। मैं बेहद परेशान हो चुकी थी। मैंने अपने पर्स से फ़ोन निकाला और वरुण को नंबर मिलाया था। मेरी कॉल उठाकर मुझे डांटने लगा और बोला, पागल लड़की, तुम मुझे फ़ोन क्यों कर रही हो? ये टाइम तुम्हें अपने पति को देना चाहिए। मैं फ़ोन काट रहा हूँ। मैं बोली, वरुण, बात तो सुनो मेरी। मेरा पति दूसरे कमरे में चला गया है। फिर मैंने मनीराम की सारी बातें उसे बता दी थी। वरुण कहने लगा, तुम फिक्र ना करो, वह बूढ़ा ज़्यादा दिन तक तुमसे दूर नहीं रह पाएगा। तुम हो ही इतनी हसीन, बस सेठ मनीराम के साथ अच्छा व्यवहार रखना,
वह खुद ही मोम हो जाएगा। अगली सुबह जब मम्मी नाश्ता लेकर आई तो मैंने अपने पति की वह सारी शर्त उन्हें भी बता दी थी। मम्मी हंसी थी और बोली, ये अमीर बूढ़े बहुत तेज होते हैं, वह अपनी उम्र भर की कमाई इतनी आसानी से तुम्हारे हवाले नहीं करेगा। वह तुम्हें थोड़ा तरसाएगा, फिर कहीं जाकर हर चीज़ की मालकिन तुम्हें बना देगा। मेरी शादी को 1 हफ्ता बीत चुका था, मगर वह तो मेरे पास तक नहीं आता था, मुझसे बात भी नहीं करता था। मैं सारी रिपोर्ट वरुण को देती रहती थी। वह भी मुझे नए नए तरीके बताता रहता था जिससे मैं अपने पति को अपनी तरफ कर सकती थी। मगर न जाने उस बुढ़े को मुझ में किसी तरह की कोई दिलचस्पी क्यों नहीं लग रही थी। एक दिन वरुण कहने लगा, मुझे हैरानी हो रही है, एक बूढ़ा तुमसे काबू नहीं हो रहा। शायद तुम में ही कुछ कमी है। मैं ही पागल था जो तुमसे मोहब्बत कर बैठा था। तुम तो कोई बहुत ही गई गुजरी लड़की लग रही हो। मुझे लगता है मुझे भी अपनी पसंद पर नज़र रखनी चाहिए। वरुण की बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा था जैसे किसी ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया हो। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। अब मैं भी इस बात को अपनी नाकामी बना लिया था। मैंने भी सोच लिया था अपने पति को हासिल करके ही रहूंगी। तब मेरे दिमाग में घोड़े की तावीज़ का टोटका आ गया था। मेरे होठ मुस्कुराकर फैल गए थे। वरुण पर तो मैं ये टोटका आजमा नहीं सकी थी क्योंकि उस मौके पर मेरी मम्मी आ गई थी। अब मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। सेठ मनीराम से परमिशन लेकर मैं अपने मम्मी के घर आ गई। मम्मी मुझे देखकर बहुत खुश हुई थी। मैंने मम्मी से कहा कि मैं आपके हाथ की चाय पीना चाहती हूँ। मम्मी ने मेरा हाथ चूमा और कहने लगी कि मैं अभी चाय बनाकर लाती हूँ। मम्मी के जाते ही मैंने उसका ट्रंक खोला था। वह तावीज़ मैंने उनके ट्रंक में छुपाई हुई थी। मैंने जल्दी से वह तावीज़ निकाल कर अपने पर्स में डाल ली, फिर उनके पीछे ही किचन में चली गई थी। मम्मी के हाथ की चाय पीकर मैं अपने घर वापस आ गई थी। आज मैं बड़ी नर्वस थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे ये सब करना भी चाहिए या नहीं। मुझे अपने बूढ़े पति को घोड़े की ताबीज़ देना चाहिए या नहीं। फिर सोचा अगर मुझे सेठ मनीराम की जायदाद ही ना मिली तो फिर शादी करने का क्या मकसद। और अब तो वरुण भी मुझसे दूर होने लगा था। इस बात का तो मुझे पता था जैसे ही वरुण को खबर मिलेगी कि मैं करोड़पति बन गई हूँ तो वो फिर से मेरा हो जाएगा। अब मुझे इस बात की भी परेशानी थी कि न जाने ये ताबीज़ सेठ मनीराम पर असर भी करेगा या नहीं। मैंने शाम की चाय में ताबीज़ मिक्स करके सेठ मनीराम के पास चली गई थी। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया था। उसने चाय पी और कहने लगा, आज तो तुमने बहुत अच्छी चाय बनाई है। आज तुम बन ठन कर रहना, मैं तुम्हारे कमरे में आऊँगा। ये बात सुनकर मैं मुस्कुराकर अपने कमरे में आ गई। ये दवा सेठ मनीराम पर असर कर चुकी थी। अब मुझे पता हो गया था वो मेरे इशारों पर नाचने वाला है। मैं खुश भी थी मगर दिल उदास था कि मैं अपनी ज़िंदगी को इस दिशा में नहीं सोचा था। तो ये तावीज़ वरुण की मोहब्बत हासिल करने के लिए आजमाना चाहती थी, मगर अब मुझे सेठ मनीराम की ध्यान हासिल करने के लिए ये सब कुछ करना पड़ा था। रात 8 बज चुके थे। मनीराम मेरे कमरे में दाखिल हुआ था। उसके चेहरे पर बड़ी परेशानी थी। वह कहने लगा, आज हमारी शादी को 1 महीना हो गया है। मैंने तुम्हें बहुत आजमा लिया, तुम मुझे छोड़कर नहीं भागी। तुमने मेरी बेरुखी को भी बर्दाश्त किया। अब मुझे इस बात का पता हो गया है कि मेरी जायदाद की असली हकदार तुम ही हो। मैं सब कुछ तुम्हारे नाम कर दूंगा, मगर तुम मेरे साथ वादा करो, मेरे मरने के बाद भी तुम मेरे बेटे को छोड़कर नहीं जाओगी। तुम उसका ख्याल रखोगी। मेरा बेटा इस दुनिया की चालाकियों से परे है। मुझे डर लगता है लोग उसके साथ बुरा व्यवहार करेंगे। मैं बड़े गौर से मनीराम का चेहरा देख रही थी। जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा था उसके चेहरे की रंगत बदलती जा रही थी। वो मेरे करीब होकर बैठ गया, मेरा हाथ थाम लिया। मेरे दिमाग में यही ख्याल आया था कि घोड़े की तावीज़ ने अपना असर दिखा दिया है। सेठ ने मेरा हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख दिया था। वह कहने लगा, मुझे यहाँ बहुत तकलीफ़ हो रही है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। ये बात सुनकर मैं तो हड़बड़ाकर उठ गई थी। मैं बाहर की तरफ भागी और ड्राइवर को गाड़ी निकालने को कह दिया था। सेठ मनीराम ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था और खुद चलकर गाड़ी में बैठा था। मैं भी उसके साथ ही बैठ गई थी। मैं बोली, आपको क्या हुआ है? वह कहने लगा, जब से चाय पी है मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही है। ये बात सुनकर तो मैं दंग रह गई थी। न जाने उसे क्या हो गया था। अस्पताल गया तो डॉक्टर ने सेठ मनीराम को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया था। चेकअप के बाद जो डॉक्टर ने सेठ मनीराम की तबीयत बिगड़ने की शर्मनाक वजह बताई थी, उसे सुनकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई थी। मैंने जल्दी से टैक्सी ली और मम्मी के घर पहुंच गई थी। मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला तो सामने मुझे एक अजीब सा मंजर नज़र आया था। मेरी मम्मी एक आदमी का हाथ थामे बैठी धूप सेक रही थी। मम्मी ने उस आदमी के कंधे पर हाथ रखा और कहने लगी, मुझे अपने पति से बड़ी मोहब्बत थी। मैंने उसे पसंद की शादी की थी।
मेरी जो सास थी वह हरदम मेरे पति को मेरे खिलाफ भटकाती रहती थी, मगर फिर भी वह कभी अपनी माँ की बातों में नहीं आया था। वह मुझसे इतनी मोहब्बत करता था कि मेरी हर बात पर आंखें बंद करके यकीन कर लिया करता था। तुम भी तो राजेश के दोस्त ही थे ना, तुम्हें तो याद होगा ना हम दोनों में कितनी मोहब्बत थी। मुझे ऐसा लगता था मेरी ज़िंदगी में आने वाला पहला और आखिरी आदमी वही होगा, मगर फिर मेरी ज़िंदगी में तुम आ गए राजेश। राजेश, तुम बहुत बुरे दोस्त साबित हुए थे। तुमने अपने ही दोस्त की पत्नी पर नज़र रखी, तुमने अपने दोस्त की पत्नी को ही अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाने की कोशिश की। वह आदमी बोला मैं क्या करता, मैं तुम्हारे इश्क में गिरफ्तार जो हो गया था। मम्मी कहने लगी तुम्हारा प्यार मुझे भी अपनी लपेट में ले चुका था। मैंने अपने पति से साफ साफ कह दिया था कि मुझे डिवोर्स दे दो, मैं किसी और से शादी करना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर वह बहुत रोया था, मेरे कदमों में गिरकर बोला मेरी जान ले लो मगर मुझे डिवोर्स मत लो। देखो मैंने क्या किया, मैंने सच में अपने पति की जान ले ली। मैं घोड़े की नाल की ताबीज़ ले आई थी, उसमें जहर की पुड़िया मिक्स करके अपने पति को खाने में देकर उसे मार दिया था और तुमसे शादी कर ली। मगर मुझे आज भी उस बात का अफसोस है, मैंने अपनी पति की जान क्यों ली। मैंने जिस तावीज़ से अपने पति की जान ली वे आज भी मेरे ट्रंक में पड़ी हुई है। मम्मी की बातें सुनकर मैं थर थर काँपने लगी थी। मैं तो ज़मीन में ही गड़ती चली गई थी। तब मम्मी की नज़र मुझ पर पड़ी, वे घबरा गई थी। कहने लगी तुमने मेरी बातें सुन ली। मैं बोली मम्मी आप मेरे बाप की कातिल थी, मुझे इस बात का अब पता चला है। और ये आदमी कौन है? मम्मी की आंखों में आंसू आ गए थे। वे कहने लगी मेरा दूसरा पति है। और फिर तुम्हें मेरी शादी का पता कैसे होना था? मैं तो सुबह सवेरे घर से निकल जाती थी, एक घर का काम करने के बाद मैं रवि के घर निकल जाती थी, रात गए घर वापस आ जाती। यूँ मेरी दूसरी शादीशुदा ज़िंदगी भी कामयाबी से बीत रही थी और तुम्हारे साथ भी मैं खुश थी। मैं बोली मम्मी मैंने अपने पति को भी वही ताबीज़ दे दिया है जिससे आपने मेरे पापा की जान ली थी। मम्मी ने अपना सर पीटा था और कहने लगी मगर ये सब कैसे हुआ? मैं बोली मैं अपने पति की सर से परेशान थी, इसलिए मैंने सोचा कि अपने पति को अपना बनाने के लिए घोड़े की ताबीज़ दे देती हूँ। अब वह अस्पताल में एडमिट है। मम्मी मुझे अपने साथ लेकर अस्पताल पहुँची। वहाँ पहले से ही पुलिस मौजूद थी। सेठ मनीराम का देहांत हो चुका था, मगर मरने से पहले वह डॉक्टर को बता गया था मेरे हाथ की चाय पीने से उसकी सेहत बिगड़ी थी। पुलिस ने मुझे कत्ल के केस में गिरफ्तार कर लिया था। सोशल मीडिया पर देखी गई ये वीडियो ने मेरी ज़िंदगी तबाह करके रख दी थी। काश मैं घोड़े की ताबीज़ का ये बवाल कभी ना सुना होता। खैर मम्मी ने मुझे जेल से छुड़ाने की बहुत कोशिश की, मगर इतने अमीर आदमी की जान लेने का इल्ज़ाम था मुझ पर तो मुझे सजाए मौत हो गई। मम्मी ने भी खुद को पुलिस के हवाले कर दिया था और पापा के कत्ल का जुर्म स्वीकार कर लिया था। सेठ मनीराम अपनी सारी जायदाद अपने बेटे के नाम पर ही छोड़ गया था। उसके बेटे की अब किसी एनजीओ के अंदर उसकी परवरिश हो रही है, जबकि मैं और मम्मी अपनी फांसी के दिन का इंतज़ार कर रहे हैं। कर बुरा तो हो बुरा, कर भला तो हो भला, ये कहावत हम दोनों माँ बेटी पर एकदम सूट करता है। मेरी ये कहानी सुनाने का यही मकसद था। आगे ऐसी फेक वीडियो से बचे, हमारी तरह गलती करने से बचे। जो गलती मैंने की आप लोग उसे कभी ना दोहराएं और मैं आशा करती हूँ मेरी ये कहानी आप लोगों तक ज़रूर पहुँची होगी। मैं आप लोगों के लिए भगवान से प्रार्थना करती हूँ आप लोग सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।